सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। डेवलपिंग पॉलिटिक्स रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सियासत से जुड़ी एक नई खबर आती है। खबरों का इज़्दिहाम होता है, उसका फॉलोअप हो ना हो, लेकिन वो एक नया रिपल जनरेट करती है और आप और हम सब उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब ने एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। उसके अंदर से क्या निकलेगा, साइफर गेट क्या है, हकायक कितने हैं, इसमें कितने मुज़मरात छुपे हैं, आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। लेकिन FIA के इंसदाद दहशतगर्दी सेल ने 25 जुलाई को साबिक वज़ीर आज़म को यानी चेयरमैन PTI को तलब कर लिया है और उनसे किस तरह के सवालात होंगे आने वाले दिनों में सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। मुल्क के अंदर जो सियासत है उसमें क्या चल रहा है, निगरान सेटअप के ऊपर बहस हो रही है। तमाम सियासी जमातें अपने अपने प्रोविंसेस के लिहाज से अपने चुनीदा नाम सामने रख रही हैं। इसके अलावा कुछ सियासी जमातों यानी इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जैसे कराची के अंदर MQM का तहफ़्फ़ुज़ है कि नई मरदमशुमारी के बगैर नए इंतख़ाबात में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह नेशनल अवामी पार्टी का बलूचिस्तान के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ है कि मरदमशुमारी नई नहीं होगी तो हम आइंदा इंतख़ाबात में कैसे जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कुछ इसी तरह की बात की और उसके बाद इस कदर इनकी शिकायत बढ़ गई कि MQM को वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वफ्द की सूरत में मुलाकात करना पड़ी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक कमेटी भी तश्कील दे दी और फिर MQM की जानिब से वज़ीर आला सिंध के लिए निगरान सेटअप के लिए एक नाम भी अनाउंस कर दिया गया। ज़राए से कल रात ये खबरें आती रहीं। तो आने वाले दिनों में क्या नई मरदमशुमारी को लेकर जो निगरान सेटअप आएगा वो मामलात को मज़ीद लिंगर ऑन करेगा या फिर अपने टाइम के ऊपर इंतखाबात होंगे और जो प्रोविजनल हमारे पास मरदमशुमारी का मामला था 2017 वाला उसके ऊपर ही इंतखाबात होंगे। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानना ज़रूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, कराची से आपका ताल्लुक़ है और कराची में लोग घरों से बाहर जब भी इनको देखते हैं, घरों के अंदर इनको देखते हैं तो ना सिर्फ नाम से पहचानते हैं बल्कि ये एक सेलिब्रिटी की हैसियत रखते हैं कराची के अंदर। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और जनाब जहांगीर खान जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल, वो हमें दूसरे हिस्से में ज्वाइन करेंगे। पहले हिस्से में फारूक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। मेरा पहला सवाल, आपकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, आपके वफ्द में कौन कौन लोग शामिल थे, प्राइम मिनिस्टर की टीम के अंदर आपसे किन किन ने मुलाकात की और मामलात कहाँ तक पहुँचे? जमील फारूकी, देखें एक वक्त जब आएगा, ये हम सबका यकीन है कि मैशर का दिन होगा और हिसाब किताब होगा। आप एक ज़िंदगी मुकम्मल करके वहाँ जाएंगे तो कहते हैं कि वहाँ बहुत अफरा तफरी होगी और सबको अपनी पड़ी होगी जी, कि उसके अमाल नामे में से क्या निकलता है। मेरे ख़्याल में जब एक असेंबली वक्त मुकम्मल करती है, एक हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट करती है, तो फिर एक अफरा तफरी शुरू होती है। फिर सबको फ़िक्र होती है कि हमारे जो वोट बैंक है, जो हमारी सीट्स हैं, उसको हम कैसे सिक्योर करें। तो मुझे लगा कि वो जो इत्तेहादी हम थे और बहुत अहम इत्तेहादी थे, और हमने किस वक्त PTI को छोड़ के हम किस वजह से फिर जो है वो PMLN के साथ शामिल हुए, और उनकी ज़मानत पे फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी तवहन करहन ना चाहते हुए भी एक माहिदा किया वर्किंग रिलेशनशिप का, और हमें कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। और अब जबकि ये बिसात बिछ रही है अगले इलेक्शन की, निगरान हुकूमत बनने वाली, हमने बड़ी चौकीदारी की, निगरानी की, तो मरदमशुमारी में हम एक्सपेक्ट करें को रीज़नेबल रिस्पेक्टेबल रिज़ल्ट इस मरतबा इंशाल्लाह हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि डिजिटल डेटा में भी वही सारी बातें साबित हो गई जो हमने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे, और फिर चोर को भी हमने रंगे हाथों पकड़ के दे दिया। और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की अपनी पॉलिसी, वहाँ के वडेरों जागीरदारों की, कि भाई शहरी इलाकों की आबादी को कम करना और अपनी आबादी
आबादी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नई मरदमशुमारी में अरबों रुपए खर्च हुए, तो सबसे पहला तो हमारा जो इशू था कि भाई ये पुरानी मरदमशुमारी पे क्यों और कैसे इलेक्शन हो रहा है, जबकि हमें अब तक ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ये मरदमशुमारी कराई ही इसीलिए गई है कि जब आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे शाहिद खाकन अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, जब हमने ये मसला उठाया मैंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी बातें सही हैं, 2017 में जो कमी यानी जो मिसिंग पॉपुलेशन थी, जो लापता आबादी थी, तो उन्होंने कहा हम 5% का ऑडिट करेंगे। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एमक्यूएम साथ रही, तो उन्होंने कहा नहीं हम नई मरदमशुमारी कराते, जो अच्छी बात थी। और उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर कायम रह के मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू कर दिया और हमें मौका मिला इसकी चौकीदारी का, डिजिटल। तो फिर इतनी जब मेहनत हुई है तो उसूलन इस नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने चाहिए। अब लोग ये कहते हैं कि ये 3 महीने, चाहे उस पर इलेक्शन में ताखीर ही क्यों ना हो जाए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक उज़र है बिला वजह का, और खामखा लोगों को डराया जा रहा है, वो वसवसे उनमें कायम। मैं समझता हूँ कि ये 15 दिन से 1 महीने 30 दिन के अंदर जो है ये हल्का बंदी हो सकती है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि इसमें बड़ा टाइम लगेगा। नहीं, मेरे ख्याल में 8 महीने का कम से कम टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में हमने बड़ी स्टडी की पंजाब की नशिस्तों की भी, कि वहाँ भी मुख्तलिफ ज़िलों में कहाँ कमी हुई, कहाँ इजाफा हुआ है, और पूरे पंजाब के मुकाबले में अगर बलूचिस्तान में थोड़ा इजाफा हुआ, सिंध में हुआ और कराची में अगर हुआ है, तो कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ सकता है और किस जगह से थोड़ी सी सीटें कम होंगी और किस जगह बढ़ जाएंगी, इसी नंबर के अंदर सब कुछ हो सकता है। मैक्सिमम 15 दिन रात अगर बैठ जाएं तो सारे टेक्निक, देखिए वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब मेरा पॉलिटिकल, लेकिन अगर आप लोगों के इस मुतालबे की वजह से इंतखाबात लिंगर ऑन होते हैं, यानी फरवरी या मार्च 2024 तक जाते हैं, तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं होगी कि इंतखाबात के प्रोसेस को आगे करवाया जाए? देखें कॉन्स्टिट्यूशनरी तो अगर असेंबलियाँ वक्त से पहले तहलील होंगी तो 3 महीने में इलेक्शन आपको कराने, वो भी नवंबर का महीना बनता है जी, ठीक है ना। अच्छा, हम जो प्रपोज कर रहे हैं उसमें 15 से 30 दिन लग सकते हैं, जो बिल्कुल हम ठोक बजा के मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे बिठा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। लेकिन सर आगे दिसंबर है ना, दिसंबर में सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इंतखाबात हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। हमारे तो बहुत सारे इलाकों में तो नवंबर में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, नवंबर में भी। और ये जो मौसमों की तब्दीली हुई उसमें तो सर्दियाँ भी कड़ाके की पड़ेंगी, और फिर जो गर्मी जिस तरह की पड़ रही है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें भी नई चीज़ें, तो हमें तो हर मौसम में तो काम करना है, गुजारा करना है, और मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें मुमकिन है। बात यह है कि इतना ख़र्चा करके इस नई मरदमशुमारी, पीटीआई को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये मरदमशुमारी का बीड़ा उठाया था, और अभी पीएमएलएन ने कराई तो पीएमएलएन को भी इसके साथ पाबंद रहना चाहिए। तो ये 2 बड़ी जमातें तो ये हो गई। अगर कायदे से देखें, एक हुकूमत की जमात, दूसरी ऑपोजिशन, पहले वो हुकूमत में थी, ये ऑपोजिशन। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पे एग्री हुए? वज़ीर-ए-आज़म ने ये 2017 वाली प्रोविजनल मरदमशुमारी पे होगा, सब कुछ होगा, आपकी मशावरत से, आप एक अहम इत्तेहादी हैं। ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नई मरदमशुमारी पे हम करवाएंगे, नहीं उन्होंने कहा, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि पुरानी मरदमशुमारी पे होगा। उसको भी डिनाई किया, इसको भी डिनाई किया। देखिए इसको डिनाई नहीं किया, नई वाले, मतलब उन्होंने सिंपली ये कहा है कि पुरानी पे होने का फैसला नहीं हुआ है। हम वही बात करेंगे जो वहाँ हुई है ना, मैं उनके लफ्ज़ जो हैं वो बोलूँगा। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए एश्योरेंस है कि हम अहम इत्तेहादी हैं और जो भी फैसला होगा उसमें हमारी मशावरत शामिल होगी। और मैं पाकिस्तान के अवाम को भी ये कहता हूँ, देखें क्यों एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें सांप निकल जाए लेकिन लकीर आप पीटते रहें कि इलेक्शन चला गया। एक एलिगेशन, अगर मरदमशुमारी शफाफ नहीं है और बरसा बरस से कराची वालों का, ख़ास तौर पर मुल्क के कुछ और इलाकों का, ये बुनियादी मुतालबा कि शफाफ मरदमशुमारी होगी तो शफाफ इलेक्शन होंगे। अंडर काउंट होंगे तो अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी, सीटें कम, अंडर रिप्रेजेंटेशन होगी, अंडर फंडेड होगी। अब कराची उर्दू बोलने वाले का, महाजरों का, किसी एक ज़बान बोलने वालों का शहर थोड़ी है। ये तो पाकिस्तान के हर ज़बान बोलने वाले वहाँ बसते हैं और बड़ी तादाद में बसते हैं। पाकिस्तान के हर इलाके के पाकिस्तानी वहाँ पर रचे बसे हैं। तो ये तो हम सबका मसला है। अगर पख्तूनों की आबादी वहाँ बहुत बेहतर और अच्छी नुमाया है तो उनके कुछ नुमाइंदे कौमी असेंबली में। निगरान सेटअप के ऊपर कोई डिस्कशन हुई? निगरान सेटअप में भी हम एक 3 रुकनी जो कमेटी बनी है उनकी तरफ से 3 अराकीन, हमारी तरफ से 3 अराकीन, ठीक, तो इंशाअल्लाह ताला वो बैठेगी और उसमें हमें पूरी तरह से नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी, सलाह अभी वक्त आपकी इस वक्त तक कभी कल से हो जाएगा शुरू, मतलब
मतलब ये सारा सिलसिला, क्योंकि आज दोबारा ये से तय- मीटिंग है आपकी प्राइम मिनिस्टर से? बिल्कुल है, ये प्राइम मिनिस्टर से नहीं, अब उनकी follow-up लेने- follow-up होगा, इसाक follow-up डार है उनके यहाँ से, साद रफ़ीक है और अयाज सादिक है मेरे ख्याल में। तो ये हमारे साद साथ- रफीक और अयाज सादिक तो आज भी बैठे थे ना? आज भी बैठे आज भी बैठे थे, हाँ, आज भी लेकिन बैठे। इसाक डार साहब शामिल हो जाएंगे। इसाक डार साहब हमारे साथ वाली में नहीं, वो शायद पीपल्स पार्टी वाली में है। ठीक। हाँ, हमारे साथ इस मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ हैं, अयाज सादिक हैं और साद रफीक है, ये 3 लोग होंगे। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा कराची की पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं ना। आप लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात से बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया उसका। वाई? देखिए, हमारा बॉयकॉट इससे फ़ायदा हुआ ना दूसरी पार्टीज़ को? किसी को फ़ायदा नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी कहती है जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। नहीं, जमात इस्लामी को फ़ायदा होता तो उसका मेयर आ जाता। होना यही था कि कितनी ही सीटें पीपल्स पार्टी की होती और पीटीआई और जमात इस्लामी के एक हो जाने के बाद भी अगर जमात इस्लामी का मेयर इलेक्ट नहीं हो रहा, तो जिस तरह सूबाई वडेरों जागीरदारों ने कराची पर को कॉलोनी बनाने और अपना कब्ज़ा मुकम्मल करने का जो उनका मंसूबा था वो पाए तकमील तक पहुंच गया। ये आखिरी गिल्दी जो उन्होंने ठोकनी थी, और अगर एमक्यूएम होती तो कुछ हम जमात इस्लामी की सीटें हम ले लेते और कुछ पीटीआई की लेते। हम तीनों का वोट बैंक एक है, हमारे ज़िले, हमारा वोट बैंक, हमारे मोहल्ले एक हैं, जहाँ हम तीनों के दर पीपल्स पार्टी के जो मोहल्ले हैं वहाँ उनका 15% वोट है कुल कराची का। उन्होंने उस 15% को स्ट्रैच करके 20-20 हज़ार के हल्के बनाकर, हमारे 90-90 हज़ार के हल्के बनाकर, गोया कि ऐसा हुआ कि 2 टीमें मैच खेले और टॉस होने से पहले पीपल्स पार्टी की टीम को 500 रन पहले ही दे दिया आपने। तो ये कैसा इवन हैंडेड, जो मैच ही इवन हैंडेड नहीं है। 70 सीटें हमारी कम कर दी, कराची की 70 सीटों के खसारे पे इलेक्शन लड़ते तो हम कराची वालों के बुनियादी हक पर जो डाका मारा था उसको हम कबूल कर लेते और अंडर प्रोटेस्ट इलेक्शन लड़ते। लेकिन वो 70 सीट, अब हमारा मुतालबा 70 सीटों का नहीं माना, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाद में नोटिफिकेशन दिया 50 का, तो खुद माना कि उन्होंने जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, सीटें कम की, लेकिन इलेक्शन के बाद बढ़ाई कि ताकि हमारी अक्सरियत अब आ गई, अब एमक्यूएम को 50 सीटें अब दे देते हैं आइंदा के इलेक्शन के लिए। तो हमारा मौक़िफ़ तो सही है। एमक्यूएम को कहाँ रेट करते हैं अब क्योंकि रीयूनियन हुआ है आप लोगों का, मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए, बाकी आपके धड़े जुड़ गए हैं, कहाँ रेट करते हैं? क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन, क्या बानी मुत्तहदा का दोबारा से आप लोगों के साथ उनकी वापसी हो सकती है पार्टी के अंदर? उसके कोई चांसेस हैं? जिस तरह से सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा भरमार थी कि वो वापस आ रहे हैं। देखें, पहला तो ये कि इस वक्त खला है, पूरे मुल्क की सियासत में भी एक अजीब सूरत हाल और कैफियत है, और कराची में तो ख़ास तौर पर क्योंकि पीटीआई को जितना अरसा मिला और मौका मिला, उसमें अगर पीटीआई के वज़ीर आज़म एक दिन भी क़याम ना करें कराची में, कराची से हमारा ये यकीन है और दावा कि हमारी 6 नशिस्तें हमसे लेकर पीटीआई को दी गई थी। ये हमने इस पर केस भी किया और सबूत शवाहिद भी दिए, लेकिन वो ट्रिब्यूनल में फ़ैसले नहीं होते। और हमारी जो 6 सीटें अगर हमारी ली गई, और तो कम से कम 10 सीटें तो उस हालत में भी हमारी निकल रही थी, हमें 4 दी गई कराची से। ठीक, तो फिर भी चले 14 सीटें आपको मिली थी, लेकिन आपने K4 के मंसूबे पर सूबाई हुकूमत को ओवर पार करने के लिए 3 शिकें थी आइन में, आर्टिकल 140A, आर्टिकल 149 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 160 के क्लॉज 4 का क्लॉज D, जिसके तहत आप वसाइल और इख्तियारात आसानी के साथ 18वीं तरमीम को बाईपास करके देते। मैंने कई मरतबा ये मुसवदा तजवीज़ प्राइम मिनिस्टर असद उमर साहब, इमरान इस्माइल, अली जैदी से लेकर खुर्रम शेर जमान, मैंने हर एक के साथ शेयर की, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कराची नहीं था। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए मौका है कि हमने जितना साथ दे सकते, यानी रीयूनियन से फ़ायदा होगा। करंट है, एनर्जी है। पहली मरतबा हमारी वहाँ की मायूसी उम्मीद में तब्दील हुई, बावजूद इसके कि हमसे भी नाराज़गी है, गिला है। गिला तो है क्योंकि उनका गिला जायज़ भी है ना, कि भाई जहाँ एक पूरा एक
केस बिल्डअप हुआ था कि भाई PMLN और पीपल्स पार्टी रिवायती जमातें हैं जिनको कई मौके मिले लेकिन उन्होंने डिलीवर नहीं किया, इसलिए शायद लोगों ने PTI को एक चांस दिया, ये सारी बातें हो रही थी। अब चलें, अगर PTI के वज़ीर आज़म को हटा भी दिया गया या जो कुछ भी हुआ उसके मैं अवामिल महरिकात में नहीं जा रहा, जो भी हुआ ठीक, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर अगर इलेक्शन अगर हो जाते तो ये PMLN पीपल्स ये हमारे लिए बेहतर होता। लेकिन चूँकि एक साल ये हुकूमत इनको चलानी पड़ी तो जो मुल्क के हालात थे और मईशत जिस जगह पहुंची थी उसकी नेचुरल सीक्वेंस तो यही बनती थी जो आज हालात हैं। थोड़ी रिस्पाइट इस ऑक्सीजन टेंट में जाके मिलेगी जो IMF से मिलेगी, लेकिन आगे की हुकूमत के लिए चैलेंजेस होंगे, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। अब जरा उस पे आ जाए ना, बानिया मुत्तहदा। इसी तो सिंपली मुझे ये कहना है कि उस गले के लिए भी हमें ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी को हम एक्सपोज करें। उसके 15 साल का जो अब अवामी अदालत लगेगी, चले कराची के साथ तो आपने सौतेली माँ का सलूक किया, हैदराबाद सक्कर मीरपुर ख़ास के साथ, लेकिन नवाब शाह लाड़काना में आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया? तो ये हमारा तो नैरेटिव ये है। दूसरा, हमें अपनी गलतियों का अदराक और एतराफ़ होना चाहिए और लोगों से हमें उसकी माफ़ी भी मांगनी। और आप मांगते हैं? मांगते हैं। मैं ऑनियर, ये बड़े दिल की बात हूँ, मैं तो कहता हूँ। ऑनियर आप कहते हैं कि हमसे जो गलतियाँ हुई हम उस पर एक्सक्यूज़ करते हैं, कराची के अपने वोटर से बिल्कुल करते हैं। और मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ इसमें कोई कबाहत नहीं है। ये तो मतलब ये कि ये बहुत जुर्रतमंद लोग करते हैं भाई, ये जो स्टेट्समैन होते हैं वो ये करते हैं का काम है। और दूसरा, हम उम्र के जिस हिस्से में हम सब लोग हैं, अब ये मसला नहीं है कि खालिद मकबूल भाई हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं या मैं हूँ। बात ये कि हम में से कौन है नहीं, बल्कि हमारे बाद कौन है, ये हमारा असल टेस्ट है, ये असल हमारी आजमाइश है। सर अब आ रहे हैं ना उस पर, तो 35 साल से कम उम्र की वो कहाँ अच्छे साफ सुथरे पढ़े लिखे लोग जो MKM की असल टेक ऑफ थी, मिडिल क्लास अर्बन एजुकेटेड हम लोगों को लाए, एक नई टीम खड़ी कर दें कि ये असल MKM है। ठीक, ये बानियाने पाकिस्तान की मौजूदा नस्ल है और इनके हवाले MKM हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। बानिया मुत्तहदा की बात अच्छा, जिस तरह बड़ी चीज डिस्कस हो रही है, हम तीनों की बात की ना, जैसे हम तीनों की बात की, मेरे मुस्तफ़ा भाई, खालिद मकबूल और मैं, हमारा कंपटीशन नहीं, हमें कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे के साथ। खालिद भाई सरबराह हैं हमारे सरबराह, हमें उनके साथ मिलकर काम करना है, लेकिन हम सबको ये समझना है कि हमारा विजन दूर हो गई है जो बीच में हमने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब जरा आए ना बानिया मुत्तहदा, देखें पहली बात उनके लिए कोई चांस है आपकी पार्टी? देखें सबसे पहले, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस हो रहा है जिसको बड़ा डिनाया किया गया। देखें सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो 22 अगस्त 2016 को हुआ था, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। जब पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लग गए, मुल्क के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और हम रियासत के साथ खड़े हो गए, हम आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अच्छा, अब मुकदमात भी अदालतों में हैं, ठीक है ना? मैं ये समझता हूँ कि आपके इस सवाल का जवाब तो उन मुकदमों पर जो इस्तिगासा है, प्रोसिक्यूशन है, रियासती इदारों पर स्टैंडिंग बाय स्टेट, मतलब स्टेट में एक पिलर है अदलिया और दूसरा पिलर जो पार्लियामान है वो है, और उसी के साथ एक हिस्सा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, शायद हमारे कानून आइन नाफिज करने वाले इदारे हैं। ये सबको मिलकर भी उस केस का कोई you guys are pretty satisfied with the -1। हाँ, और दूसरा, अगर वो भी हाथ पैर मारते हैं और ओवर एसर्ट करते हैं कि जो है वो कि हेलो की आवाज़ आएगी, तो मैं भी ये कहता हूँ कि देखिए भाई, अब हेलो की आवाज़ हो या हम तीनों हो, असल में हमें ये देखना है कि हम आने वालों के लिए कोई रास्ता दे रहे नहीं दे रहे हैं, लोगों को इसी बहस में उलझा रहे हैं। अच्छा, हेलो की आवाज़ हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला मतलब तो आपका ये था, मैं ये समझ गया। हाँ, मेरा दूसरा आप ये कह रहे हैं कि अगर हो भी तो भी हम सबका जो एजेंडा है वो सेम है, ये होना चाहिए। हाँ। मेरा ये एजेंडा है, खालिद मकबूल मुस्तफ़ा कमाल भाई का ये है, मुझे उनका कुछ नहीं पता। हमने उनसे जो अलहदगी इख्तियार की है वो लिटरल है, प्रैक्टिकल है, आइडियोलॉजिकल है, फंक्शनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है। मेरे सामने तो इस वक्त पार्टी को, तहरीक को, कारकुनों को, कराची को और जो इसके अव्वलीन और उसके जो स्टेट के पिलर्स डिसाइड करेंगे, आप उसके साथ हिंदुस्तान से आने वाले वो महाजिर जो लाजवाल कुर्बानियाँ दिए कर आए, ट्रेनें कटी, काफिले लुटे, बहनों की, माओ बेटियों की असमतें कुर्बान हुई। हाँ। तो वो उनमें उनके लिए जो आज टीम खड़ी है, मैं तो उसके साथ काम कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली वेरी राइट जनाब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब,
सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ 2 अदद मजीद मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स के अंदर चल क्या रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको खुशामदीद कहता हूं, जबकि जनाब जहांगीर खान जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक एडवोकेट जनरल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा मेजर साहब आपसे होगा, ये एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया है और वो है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आज़म खान साहब, उन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। क्या है, इसको आप किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीज़ हुई है? मुझसे कौन सवाल था सर? जी आपसे सवाल है सर। पेंडोरा बॉक्स नहीं है, इसको ये एक सीरियस तरीन खतरनाक तरीन चीज हुई है आफ्टर 9 मई। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप नहीं देखेंगे इस तरह का कोई काम हुआ और फिर उस काम के ऊपर इतना बड़ा डिसेप्शन मूव किया गया हो कि आपने पूरी कौम को तकसीम कर दिया, आपने कौम के बच्चों को तकसीम कर दिया, आपने उनको एक झूठ बता के उनके इमोशंस को खराब करके आपने कुछ टारगेट अचीव करने की कोशिश की और वो तमाम इल्ज़ाम आपने फेंका इस मुल्क के सबसे उन अहम तरीन इदारों पे कि जिनकी बुनियाद पर ये मुल्क मजबूत भी है, मुत्तहिद भी है और अल्लाह की मेहरबानी से कायम भी है। हुआ क्या, ये एक बयानिया बिकता है हमारी सोसाइटी के अंदर जी, एंटी अमेरिका बयानिया का एक साइफर लहरा के उसके बाद वो सारा एलिगेशन फेंक दिया गया कुछ शख्सियात के ऊपर और उनको कुछ अलकाब दे के एक बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट खड़ी की गई जिसके बुनियाद पर एक मुहिब्बे वतन जो कौम है उसके अंदर आपने नफरत के बीज बो दिए और फिर आके फाइनली आपने 9 मई को अपनी उस फसल को काटने की कोशिश की। अब ये कोई आम चीज नहीं है, ये इतना खतरनाक चीज है, इतना बड़ा झूठ है और इतना बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ कि इसका आगे क्या होगा जाके वो तो एक अलग चीज है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि टाइम गेम करना। अगर ये टाइम मार्च तक इलेक्शंस हो जाते हैं सोचिए, और इसी इमोशनल डिसऑर्डर के अंदर कौम उन तमाम चीज़ों पे एतबार करते हुए इस जो एक था बयानिया की जो 2/3 मेजॉरिटी से हम जीतेंगे, अगर ये सारा कुछ हो जाता, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के साथ होता क्या। सीक्वेंस देखिए, डॉट से डॉट मिलाइए, फिर इसराइल की देखिए कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। बहरहाल मुझे दुख इस चीज़ का है कि हम तमाम इस्तेमाल हुए, हमारे लोगों को इस बयानिए में तकसीम करके उनके इमोशंस के साथ खेल के उनको एंटायर पाकिस्तान कर दिया गया। अच्छा, फिर आगे जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी था नामंजूर.com के ऊपर अरबों रुपया इकट्ठा किया गया और वो कहाँ जाएगा, उसका हिसाब कौन लेगा। और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो इमोशनल हुए इस झूठे बयानिए के ऊपर और फिर इस बयानिए के आगे जो चीज़ें हुई, कुछ लोगों ने अपने पासपोर्ट जलाए। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा, एंड ही वाज डूइंग इट इंटेंशनली। शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछिए कि वो जो लिफाफा उन्होंने हैंड ओवर किया था इसको, वो क्यों दिया था। इसकी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके ऊपर जो चार्ज बनता है, जो जुर्म के मुताबिक चार्ज बनता है, वो चार्ज लगाना चाहिए। वंस एंड फॉर ऑल इस मुल्क को इन किस्म की हरकतों से पाक करने के लिए लाजमी है कि तमाम किरदारों को जो भी इन्वॉल्व था इस मुल्क दुश्मनी में, उन तमाम को एक्सपोज करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। और इस मामले में किसी किस्म का ना प्रेशर लेना चाहिए और ना इस मामले में सोचना चाहिए। कुछ जो ज़ॉम्बीज़ हैं, कुछ ज़ॉम्बीज़ हैं, उन ज़ॉम्बीज़ की परवाह कौन करे, क्यों करे। वो लोग हैं कि जो इस वक्त वो बातें कर रहे हैं जो आपने इंसानी तारीख में भी नहीं पढ़ी होंगी। वो होती है कल्ट की बातें, और कल्ट का खात्मा भी तब होता है जब कल्ट को क्रिएट करने वाला लीडर फुली एक्सपोज होता है।
तो इस वक्त सजा तो एक चीज है, इस वक्त एक्सपोज होना बहुत जरूरी है जुर्म का। जो इस जुर्म में शामिल था उनको एक्सपोज करना इस कौम के ऊपर एहसान है, इस मुल्क के लिए लाजिम है। जी सर, वेरी राइट। मेजर साहब साथ रहिएगा, आपके इर्द गिर्द शोर भी बहुत है लेकिन हमें आवाज़ बहरहाल आ रही थी। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई इर्द गिर्द बोल रहा है तो उसको ज़रा खामोश करा दिया जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने कंटिन्यू करना है इसको। मैं ज़रा अगला सवाल जहांगीर खान जदून साहब से। जदून साहब, एक तो आपने इस्तीफ़ा दिया अपनी पोजीशन से, उस पर बताइएगा कि उसकी क्या रीज़न बनी। दूसरा, कोई भी स्टेटमेंट चाहे वो आज़म खान साहब का हो या किसी और का हो, वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर या कानून के मुताबिक किस वक्त वैलिड होता है? क्या इस सूरत में जबकि इस तरह से हमारे सामने आ रहा है तो इसकी वैलिडिटी क्या है, कानूनी लिहाज से भी बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मैं पहले सवाल का आपको क्विकली जवाब दूं क्योंकि मेरा पर्सनल इशू है, उसको नेशनल टीवी पे नहीं डिस्कस करना चाहिए। ठीक है। मैं प्रैक्टिस रिज्यूम कर लिया को मैं अपने आप को आई वाज नॉट फीलिंग कंफर्ट विद द गवर्नमेंट एनी फर्दर, तो मैंने अपने आप को लदा कर लिया है। तो दूसरा जो आपका असली सवाल है वो ये है जी कि आया इन हालात में, अब देखें ना ये सारा सिनेरियो जो है ये है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस कलेक्ट होती है और ये साइफर का कोई आप इस इंक्वायरी पे या इन्वेस्टिगेशन में पहुंच जाते हैं कि इन्होंने लहराया है, ये जो भी चीज़ें आप एक ऑफेंस बनता है और इसमें प्रिंसिपल एक्यूज्ड कौन है और इसमें जो कोलैबोरेटर है वो कौन है, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कौन कंट्रोल कर रहा था, आपको अभी भी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और फॉरेन जो है वो कहाँ से कंट्रोल होती है। अब उसके बाद अगर कोई ऑफेंस बनता था तो उसमें कितने बंदे थे एक्यूज? आया आजम खान जो है द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसकी इजाजत के बगैर कोई फाइल प्राइम मिनिस्टर नहीं देखता, इसके साइन के बगैर कोई प्राइम मिनिस्टर समरी अप्रूव नहीं करता, इसके साइन के बगैर कोई, क्योंकि होली सोली जो डिपेंडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे होता है। अगर ड्यूरिंग द ऑफिशियल ड्यूटी कोई ऑफेंस प्राइम मिनिस्टर से कमिट होता है तो उसका प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी होता है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। या तो उस वक्त इसने कोई डिसेंटिंग नोट लिखा होता कि जी ये इसको जाहिर कर रहे हैं, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं इन पे नहीं होता, तब तो उससे कोई वैल्यू होती। अब देखें ना 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद एक बंदा उठ के आता है और वो सर्कमस्टांसेस देखें जो उसका बयान दे रहा है। अगर मैं ये आपको लीगली बिल्कुल ओपिनियन दे रहा हूँ फेयर, अगर कोई केस बनता था और जेन्युइन केस बनता था तो जिस एजेंसी ने ये सारा मैनिपुलेट किया है, ये वाला 164 का बयान, तो उसने इस केस को खराब कर दिया है। अच्छा, वजह उसकी ये है कि 164 के बयान की एविडेंशियरी वैल्यू आप किसी एजेंसी की कस्टडी में देते हैं बयान, या उस कस्टडी आपको बयान देके उसको वापस किया जाता है उस बंदे को उसी की कस्टडी में, ये जनरली प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का कि उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं होती। अब मेरी बात जरा गौर से सुने कि 164 जो सीआरपीसी का है वो आया आजम खान ने एज ए को एक्यूज्ड बयान दिया है या एज ए विटनेस दिया है, ये हमारे अभी सामने नहीं है। आया वो इस केस अभी तक जो बात चल रही है जहांगीर खान साहब, अभी तक जो बात चल रही है वो ये है कि वादा माफ गवाह के तौर पर दिया है, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मैजिस्ट्रेट के सामने वो अगर स्टेटमेंट देंगे तो वो एडमिसिबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। इज दैट राइटली सो सर? नहीं, एडमिसिबल और कोर्ट ऑफ लॉ में सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जो होती है वो आप कोर्ट ऑफ लॉ में देते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। 164 का जो प्रोसीजर है वो 364 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है कि आप किस में आया, आपने कोई इंड्यूसमेंट आपको दी गई है, अगर अप्रूवर आप बनाया तो पहले तो क्यों अक्यूज बनाना, अभी तो अक्यूज का नहीं पता, कोई केस ही रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, हाउ ही बिकम अप्रूवर इन द केस। आप देखें ना, अब ये तो हमारे सामने नहीं है। ठीक है जहांगीर साहब, आप साथ मौजूद रहिएगा। हाँ अब ठीक है जी, अब आपकी आवाज़ आप बोलिएगा प्लीज़, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो उसमें देखें ना जो 164 की स्टेटमेंट है वो उसका प्रोसीजर है 364 में। आप इन सारी स्टेटमेंट को अंडर व्हाट लॉ एडमिसिबल होगा कोर्ट के अंदर, वो 265J जो सेक्शन है सीआरपीसी की, वो कहता है कि जब आप कोई एज ए विटनेस या प्रूवर आपके खिलाफ बयान देगा तो आपको उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका नहीं दिएगा तो वो एडमिसिबल ही नहीं है। अब तो एक्यूज जो है प्रिंसिपल अगर इमरान खान है तो उसको तो पता ही था, उसके बगैर ये बयान दे के मीडिया में आ गया जी उसने बयान दे दिया। ये मैं आपको टेक्निकली लीगल बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखें ना, इसमें थाउजेंड्स ऑफ जजमेंट है क्रिमिनल लॉ के अंदर, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, कि जो भी बंदा स्टेटमेंट देगा पुलिस की कस्टडी में या किसी भी एजेंसी की कस्टडी में और उसकी स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा किसी को एक्यूज के खिलाफ या किसी प्रिंसिपल एक्यूज के खिलाफ, तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। उसकी एडमिसिबिलिटी पे बड़े क्वेश्चन उठते हैं। अगर वो फेयरली, फिर अगर आजम खान वॉलंटियर होते, ये गायब ना होते 1 महीने से, ये जाके कोर्ट में कहते हैं जी कि मैं अपनी मर्जी से कोर्ट में आया हूँ, मैं जो है इमरान खान, फिर उसने ये भी पूछा जाता है कि आपने इतनी देर से स्टेटमेंट क्यों दी है। और कोई भी स्टेटमेंट 161 की हो
और 164 की हो, अगर इसमें इवन 5-6 दिन का डिले आ जाए तो वो केस को डैमेज कर देती है। क्रिमिनल लॉ जो है इतना आसान नहीं है कि बिहाइंड द रीजनेबल डाउट आप किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करें या एविडेंस कलेक्ट करें और उसको आप जो है 14 साल सजा दे दें, 4 साल सजा दे दें या सजाए मौत दे दें। ये इज नॉट ईजी थिंग। अगर आप फेयर ट्रायल देना चाहते हैं, अगर आप फेयरली आप कहने का कोई केस कंडक्ट करें तो उसका एक क्रिमिनल कोड के अंदर या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक प्रोसीजर होता है। अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। जहांगीर साहब, अब FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया है इसी साइफर केस के अंदर। चलें अभी देखें, आपकी बात मैं मान लेता हूँ। अगर तलब अभी आपने किया है तो आपने फिर ये पता ही नहीं है एक्यूजेस भी कितने हैं, तो फिर स्टेटमेंट आपने एज ए विटनेस रिकॉर्ड की है, अप्रूवर तो अभी वो बना ही नहीं है। अप्रूवर के लिए तो बड़ी चीजें करनी पड़ती है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। तो ये मुझे लगता है कि ये जिसने भी एजेंसी ने ये प्लान किया है ये काम, उसने अपने जो एक जेन्युइन केस था, अगर वो साइफर का कोई बनता था तो उसको खराब करने की 100% कोशिश की है। कि मेरी लीगल ओपिनियन है, हो सकता है कोई बंदा इससे डिफर करे, ही इज मोस्ट वेलकम। लेकिन बिल्कुल ठीक है, आपकी एक कानूनी राय है, उसका हम सब एहतराम करते हैं। मेरी कानूनी राय जो है ये रीजनिंग पे बेसिस, साउंड इसके ग्राउंड्स है। कोई मेरे साथ इसमें कोई डिबेट करना चाहे, मेरे साथ ओपिनियन डिफरेंस कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये ऑफेंस नहीं हुआ, हो सकता है कि ऑफेंस बड़ा हुआ होगा, लेकिन देखो ना, ऑफेंस को एक बंदा मर्डर करता है, उसको तो आपने चार्ज तो कर दिया मर्डर के अंदर, लेकिन उसको आप साबित किस तरह करोगे? कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए करोगे, कोई अकुलर अकाउंट के जरिए करोगे, कोई मेडिकल एविडेंस लाओगे, कोई कोलैबोरेटिव एविडेंस लाओगे, तो उसमें सारी एविडेंस को कलेक्ट करके आपने क्रिमिनल ऑफेंस बिहाइंड द रीजनेबल डाउट साबित करना है। ये कोई नैब का केस नहीं है या सिविल केस नहीं है कि ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप कहेंगे जी बंदे ने काम किया है। व्हेन यू पनिशिंग समबॉडी अंडर अ क्रिमिनल लॉ, तो आपका जो प्रोसिक्यूशन है उसका काम है एविडेंस ऐसी कलेक्ट करे जो एक रीजनेबल माइंड को एक्सेप्टेबल हो। आप मुझे जिताएं, चलें मैं आपको बिल्कुल फेयर ओपिनियन देता हूँ कि ये 164 का बयान आप दुनिया के किसी कोने में ले जाएं, इसको कोई रीजनेबल माइंड इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि ये फ्रीली दिया गया है ये बयान, फ्री एंड फ्री कॉन्सेप्ट के साथ। आप मेरे आप ये योर पॉइंट टेकन सर। मैं जरा नहीं, एक मिनट जस्ट मेरा आखिरी जुमला मुकम्मल होने दे। मैं आपको क्लू देता हूँ। आप जितने भी आजम खान जब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना है और अब तक इसके एसेट का हिसाब लगा लें, इससे पहले एसेट्स कितने थे और अब कितने हैं। अगर आपको इसके एसेट में 100 या 200% अगर इंक्रीज नजर ना आए तो मुझे जो मर्जी है आप देखना, ये आप अगर इसके एसेट का हिसाब लें, इसके सामने कोई चीज रखी होगी कि आप ये काम करते रहो, ये करो ये ना करो। मेरे अंदाजे में मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है, ये आपकी प्रिजम्पशन हो सकती है, जाहिर है आप लीगल एक ओपिनियन दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, साथ रहिएगा। मैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, चलें ये वाला मामला तो अपनी जगह पर है। मेजर साहब ये फरमाइएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुशावरत हुई है निगरान सेटअप के ऊपर? मेजर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अहम मामला है जी आप बोले प्लीज। हम इसी मामले पे करें। प्लीज जी, जदून साहब के आर्गुमेंट का मुझे सिर्फ ये पूछना है जी कि एक मर्डर हो गया, इन्होंने कहा जी मर्डर हो गया, इवेंट तो हो गया, अब वो 20 साल साबित नहीं हुआ और 20 साल बाद मर्डर के साथ जो मेन विटनेस था उसको कहीं ख्याल आया 20 साल बाद, 20 साल बाद कि उस मर्डर के अंदर फलाने इन्वॉल्व थे, तो 20 साल गुजर जाने के पास उस मेन विटनेस को छोड़ दिया जाएगा? जब 20 साल के बाद अगर वो मसला हल हो रहा हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा? साइफर एक चीज हुई, इस कौम को, हमें इस तमाम को गुमराह करके डिवाइड करके एक चीज हुई। अब हमें इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि साइफर हुआ। वो लिफाफा है कहाँ पे, वो कागज कहाँ पे है, उस कागज को बरामद कौन करेगा? और उस तमाम टीम का एक मेन मेंबर, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो मेन तरीन मेंबर था, वो आके कह रहा है कि ये सारा एक ड्रामा था, या वो आके कह रहा है कि एक पूरी साजिश थी, तो उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाएगी? ये तो कानून के अगेंस्ट चले गए जदून साहब ने तो पूरे कानून को, दुनिया की पूरी तारीख के कानून को इनकार कर दिया। क्या कोई आदमी एक बंदे के प्लॉट पे 20 साल कब्जा रहा, वो बंदा यूके में है और यूके में 20 साल बाद वापस आया और उससे कहा यार ये तो प्लॉट मेरे वालिद के नाम पे है, तो 20 साल के कब्जे के बाद साबित अगर हो जाए कि उस बंदे ने जो कब्जा किया हुआ है और उसने कागज जो गलत बनवाए हुए हैं। मेजर साहब शायद आप तक आवाज उनकी क्लियर नहीं पहुंची, लेकिन मैं उनका जो समझ पाया हूं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफेंस तो शायद हुआ है,
लेकिन उसका जो शायद क्या मतलब, नहीं सुने ना, लेकिन वो अदालत तो नहीं है ना, वो अपनी ओपिनियन देंगे ना, एज ए लॉयर ओपिनियन देंगे ना। सुने, ओपिनियन ही से लोगों के माइंड्स बनते हैं। हमारा मुद्दा, हमारी बात इस वक्त ये होनी चाहिए थी कि एक काम हुआ है, वी हैव टू असर्टेन कि क्या वो ऑफेंस है कि नहीं है ऑलरेडी, और क्या ये अदालत में पहले चीज नहीं गई हुई। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, एक बहुत बड़ी चीज हुई है, हम उसे ये कहते रहे कितने अरसे से कि भाई इस पे को गड़बड़ है, इसको चेक करो। अब उसका मेन आदमी जो है वो कह रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो जब एक मेन आदमी कह रहा है तो उसकी बात को हवा में उड़ा दिया जाएगा? होना ये चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए पूरी, और पब्लिक को, पाकिस्तान, इस कम्युनिटी पूरी को, मुल्क को साथ मिला के उन्हें एक एक चीज बतानी चाहिए। आजम खान मामूली आदमी नहीं है। आजम खान वॉज हिज पार्टनर, आजम खान वॉज हिज आइज एंड ईयर्स। आपकी इजाजत हो तो इस पे मैं सिर्फ 1 मिनट का कमेंट जहांगीर जदून साहब का, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। जी जदून साहब आपने सुनी होगी बात मेजर साहब। मैं देखिए रोकड़ी साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन हम सब करते हैं मेरे हाल में लॉ का पता नहीं है कि सिविल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल एक्यूज हो सकता है कि ये आजम खान ही हो, लेकिन इसको बचाया किस तरह गया है, अब इसको स्पेयर क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है इसको स्पेयर? इसको इंड्यूसमेंट दी गई है कि आप इतने बड़े ऑफेंस करते हैं या आप किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, तो आपको ये, तो मैं कहता हूँ जितने एक्यूज थे, अब पता ही नहीं, आप रोकड़ी साहब बता सकते हैं कि ये एक्यूज के तौर पर इसने बयान दिया है या विटनेस के तौर पर बयान दिया है या प्रूवर के, ये इनसे पूछते हैं ना, ये किस हैसियत में इसने बयान दिया, ये बता। ये वाली डिबेट जो है वो बहस तलब बड़ा लंबा मामला है, मैं चाहूँगा कोई नशिस्त रखी जाए, लेकिन एक बात तय है कि कानून जो सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो CPRC है उसका एक अपना तरीक़ाकार है, और इसके अलावा जो विटनेसेस हैं उनको पेश करने का भी अपना एक तरीक़ाकार है। बहरहाल एक बयान सामने आया है और बड़ा ही अहम है, उससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती, और आने वाले दिनों में यह मज़ीद रिपल्स जनरेट कर सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।